A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you very interesting grammar topic, which is conditional sentences. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा conditional sentences. So before we start, let us understand what does conditional mean. देखिए, जनरली कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे कि कंडीशन को बताते हैं, द सेंटेंसेस विच शो और विच एक्सप्रेस कंडीशन, मतलब वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो कि कंडीशन को बताते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? कंडीशनल सेंटेंसेस बोला जाता है, राइट? सो कंडीशनल सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. कंडीशनल सेंटेंसेस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट कैटेगरी रहेगा आपका, वो रहेगा आपका जीरो कंडीशन. सबसे पहली कंडीशन जो होती है आपकी, वो जीरो कंडीशन होती है. सेकंड कंडीशन रहेगी जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन जिसको आप बोल सकते हैं फ्यूचर इमेजिनेशन. देखिए, जब आप फ्यूचर इमेजिनेशन की बात करते हैं तो फ्यूचर इमेजिनेशन को हम बोल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन. एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो थर्ड कंडीशन आपकी, मतलब थर्ड जो टाइप है जिसको आप सेकंड कंडीशन बोलते हैं, सेकंड कंडीशन. तो इस तरह की कंडीशन में कौन से सेंटेंसेस बोले जाते हैं आपके? प्रेजेंट इमेजिनेशन, यानी प्रेजेंट टाइम की जो भी आप इमेजिनेशन करोगे तो वो आपका कौन सा कंडीशन कहलाएगा? आपका सेकंड कंडीशन कहलाएगा, राइट? एंड द फोर्थ टाइप इज जिसको आप थर्ड कंडीशन बोलते हो, थर्ड कंडीशन. सो इन थर्ड कंडीशन वी जस्ट टॉक अबाउट पास्ट इमेजिनेशन. जब पास्ट के जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो उस केस में हम कौन सी कंडीशन को यूज कर लेते हैं? थर्ड. एंड थर्ड कंडीशन को हम बोल देते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट? तो इस तरह के 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन, एक एक करके हम इन सभी को समझते हैं. सबसे पहले हम बात करें कंडीशनल नंबर 1 यानी जीरो कंडीशन की. तो जीरो कंडीशन होता क्या है? देखें, जीरो कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो जीरो कंडीशन कैसा होता है? प्लीज हैव ए लुक ऑफ दिस. सबसे पहले आएगा आपका जीरो कंडीशन. जीरो कंडीशन. नाउ इन केस ऑफ जीरो कंडीशन, वेयर डू वी यूज जीरो कंडीशन? मतलब जीरो कंडीशन जो होता है वो कहां पे यूज करते हैं? सो व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो कंडीशन, जनरली हम यूज करते हैं जब कभी आप साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हो, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करोगे, या फिर जब आप कोई भी जनरल ट्रूथ की बात करते हो. जब भी आप जनरल ट्रूथ की बात करोगे तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? जीरो कंडीशन यूज करते हैं, राइट? सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं या फॉर्मेशन की बात करूं तो जीरो कंडीशन का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपका जो इफ क्लोज होता है, क्योंकि जनरली जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो आपके इफ क्लोज के साथ बोले जाते हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो आपका इफ क्लोज होगा, यानी जो आपके साथ इफ क्लोज होगा, इफ क्लोज जो होगा आपका, वो आपका बोला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर. इफ क्लोज आपका आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर. और जो दूसरा क्लोज होगा वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही बोला जाएगा. वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही बोला जाएगा. यानी जो इफ क्लॉज होता है इसको आप बोल सकते हो डिपेंडेंट क्लॉज. इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं हम इसको, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं. और जो आपका दूसरे वाला जो क्लॉज होता है इसको आप मेन क्लॉज बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इसको? मेन क्लॉज. सो माय डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी. लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर. इफ क्लॉज नेवर कम्स इन फ्यूचर. इफ क्लॉज जो होता है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं आता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिकॉज इफ क्लॉज कभी फ्यूचर में बोला नहीं जाता है. इफ क्लॉज कम्स इन 2 वेज ओनली. इफ क्लॉज हमेशा 2 ही तरीके से आता है, या तो वो क्या होगा आपका प्रेजेंट में आना चाहिए या फिर वो पास्ट में आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर आपको ध्यान में देखना पड़ेगा कि जब आप जीरो कंडीशन की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आना चाहिए और सेकंड क्लॉज भी आपका किस में आना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आना चाहिए. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू सम एग्जांपल. हम कुछ एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, अब मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, उसको देखना पड़ेगा. देखिए, मैंने बोला
कि अगर हम कुछ चीज को अगर हम किसी चीज को हवा में फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी का रूल एक साइंटिफिक फैक्ट है, कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, राइट। तो वो चीज जब नीचे आएगी तो एक साइंटिफिक फैक्ट की बात करें हम, तो देखिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, हालांकि इस सेंटेंस को जब आप बोल रहे हो तो किस तरीके से बोलो, अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आ जाएगी। हालांकि ये सेंटेंस आप किस तरीके से बोल रहे हो, फ्यूचर के सेंटेंस के हिसाब से बोल रहे हो, बट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज स्पीकिंग अबाउट a general truth, or it is speaking about a scientific fact। ये साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बता रहे हैं। जब आप साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हो, इट डजंट मैटर द वे यू स्पीक दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। अब सेंटेंस आपने किस तरीके से बोला वो मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर क्या करता है कि वो सेंटेंस आपका किसका है, वो आपका जनरल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है। तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, जीरो कंडीशन यूज करेंगे। अगर मैं सीधा सीधा ट्रांसलेशन को फॉलो करूं, जैसे मैंने बोला, इफ वी विल थ्रो समथिंग up in air, comma, it will come down automatically. It will come down automatically. Now if you just look at this sentence, यहां पर मैंने क्या लगाया, कंडीशनल सेंटेंस लगाया है। ये जो फर्स्ट क्लॉज है जिसको आप इफ क्लॉज बोलते हो, ये आपका हो गया जिसको आप बोल सकते हो डिपेंडेंट क्लॉज। क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखो मैंने यहां पर अगर मैं बात करता हूं, एज आई टोल्ड यू कि जो इफ क्लोज होता है इट नेवर कम्स इन फ्यूचर। पहली बात तो जो इफ क्लोज होगा वो फ्यूचर में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर में आता ही नहीं है। इफ क्लोज कम्स इन टू वेज। इफ क्लोज हमेशा दो ही तरीके से आ सकता है, या तो हम उसको यूज करते हैं प्रेजेंट के अंदर, या हम उसको यूज करते हैं पास्ट के अंदर, राइट। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जीरो कंडीशन। जब आप जीरो कंडीशन की बात करते हैं, सो बोथ द क्लॉजेस शुड कम इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो दोनों के दोनों क्लॉजेस किस में आने चाहिए, आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आना चाहिए। तो इस वजह से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमने विल लगाया वो गलत लगाया है, सिमिलर हमने यहाँ पर भी विल लगाया वो भी गलत है आपका, राइट। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, देखो, इफ वी थ्रो समथिंग अप इन एयर, कॉमा, it comes down automatically। तो किस तरीके से आ जाएगा, it comes down automatically। इस तरीके से आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। Why? Because देखो जब हम बात करते हैं जीरो कंडीशन की, जब आप साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हो और यू जस्ट टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ, तो उस केस में हम कौन से सेंटेंस यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। हमें दोनों ही क्लॉजेस में यूज करना है, चाहे वो मेन क्लॉज हो चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, राइट। Now if you look at the sentence, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, if we throw something, तो यहाँ पर देखो हमने क्या यूज किया है, V1 यूज किया है, राइट। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप V1 यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ऐसे ESV फॉलो करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें सिर्फ V1 यूज करना है। तो V तो अपने साथ V1 ही लेकर चलेगा। So if we throw something up in air, अब यहाँ पे देखो it comes down, it सिंगुलर हो गया तो हमने V1 के साथ S या ES भी लगा दिया, so it comes down automatically। तो ये सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट बोला जाएगा। So in case of zero condition, you have to keep one thing in your mind, both the clauses should come in present indefinite। जीरो कंडीशन के अंदर दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं, दोनों जो क्लॉजेस होते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही आते हैं। Let us understand one more example। हम एक एग्जांपल को और देख लेते हैं, so please have a look। देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं हम इसको, जिससे कि आपको जीरो कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाए। अब जीरो कंडीशन के अंदर क्या होता है, both the clauses should come in present indefinite। देखिए अब दूसरा एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पर, if we will freeze water, it will convert into ice। अब देखो हमने बोला है कि अगर हम
वाटर को फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, और ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट हुआ आपका। सो व्हेन वी टॉक अबाउट साइंटिफिक फैक्ट, इन दैट केस व्हाट वी डू, इन दैट केस वी यूज बोथ द सेंटेंसेस और क्लॉजेस शुड बी प्रेजेंट इंडेफिनाइट। दोनों के दोनों क्लॉजेस किस में होने चाहिए, आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस और दिस पर्टिकुलर कंडीशनल सेंटेंस, दिस इज अगेन रॉन्ग। अब ये भी गलत हो गया आपका, क्योंकि इफ क्लोज जो होता है वो फ्यूचर में कभी भी नहीं आता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, देखिए ध्यान से अगर देखें हम, इफ वी freeze water, if we freeze water, it converts into ice, now if you look at this particular sentence my dear student, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, ये कौन सा यूज किया है, यहां पर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज किया है, और अगर सेकंड क्लॉज जो कि मेन क्लॉज है, यहां पर भी हमने क्या यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट scientific fact or general truth, so in that case in both the clauses we have to use present indefinite। तो दोनों के दोनों क्लॉजेस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही यूज करना होता है। आई होप आपको जीरो कंडीशन अच्छे से समझ आई होगी। तो जो वन मोर थिंग, एज आई टोल्ड यू, आपका इफ जो क्लोज होता है, नॉट ओनली इफ की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी कंडीशनल जो आपके कंजक्शन होते हैं, जितने भी कंडीशनल कंजक्शंस होते हैं जो कंडीशन को बताते हैं, वो हमेशा या तो पास्ट में आएंगे या प्रेजेंट में आएंगे, वो फ्यूचर में कभी भी नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इफ, सपोज, अनटिल कर लो या टिल कर लो, अनलेस, इन केस, ठीक है। जितने भी आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो कंडीशन को बताते हैं, जितने भी आपके ये जो कंजक्शंस होते हैं जो कि आपकी कंडीशन को बताते हैं, कंडीशंस मतलब जो कि आपकी कंडीशंस को बताते हैं, ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, जितने भी आपके कंजक्शंस है जो आपकी कंडीशन को बताते हैं, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड। सो आफ्टर दीज क्लॉजेस, after any of these conjunction, if your sentence or if your clause starts, it should be in present or past, या तो प्रेजेंट में होगा या वो पास्ट में होगा, बट इट नेवर कम्स इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में कभी भी नहीं आता आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, राइट। तो अभी हमने स्टडी किया है जीरो कंडीशन, हमने अभी जीरो कंडीशन को अच्छे से देखा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर कंडीशन विच इज फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस, या जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन। अभी हम बात करेंगे आज फर्स्ट कंडीशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने फर्स्ट जीरो कंडीशन को स्टडी किया एंड विच स्पीक्स अबाउट जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अभी हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट, जिसको आप फर्स्ट कंडीशनल बोल सकते हो, फर्स्ट कंडीशनल्स। तो जो फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं वो कौन सी कंडीशन को बताते हैं जनरली, दे स्पीक अबाउट फ्यूचर इमेजिनेशन। फ्यूचर इमेजिनेशन, जब आप फ्यूचर से रिलेट करती हुई कोई भी इमेजिनेशन करते हो, फ्यूचर से रिलेट करती हुई कोई भी कल्पना वाली काल्पनिक बात को करते हो, फ्यूचर से रिलेट करती हुई, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज फर्स्ट कंडीशन, एंड फर्स्ट कंडीशन स्पीक्स अबाउट फ्यूचर इमेजिनेशन। जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो आपके फ्यूचर इमेजिनेशन को बताती है, क्लियर। तो आप देखते हैं हम इसमें फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा आपका सबसे पहले जो इफ क्लॉज होगा जिसके साथ कंडीशन लगेगी, या कोई भी पर्टिकुलर क्लॉज, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंजक्शन जो मैंने अभी बताई थी, इफ, सपोज, अनटिल, अनलेस, व्हेन, कोई भी आ सकता है। तो जो आपका जो इफ क्लॉज होगा, सबसे पहले जो आपका इफ क्लॉज होगा तो वो किस में आना चाहिए, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आएगा। फर्स्ट जो होगा आपका, अगर आप फ्यूचर इमेजिनेशन की बात करते हो तो जो आपका इफ क्लॉज है वो किस में आना चाहिए, आपका प्रेजेंट में आना चाहिए। और जो सेकंड क्लॉज है आप जिसको मेन क्लॉज बोलते हैं,
वो आपका आना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनाइट के अंदर। किसके अंदर? फ्यूचर इंडेफिनाइट के अंदर। लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर वन मोर टाइम। देखिए, जो आपका इफ क्लोज होगा वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर आएगा। और जो आपका फ्यूचर, जो आपका सेकंड क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज कहलाएगा, इट शुड कम इन फ्यूचर इंडेफिनाइट, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट के अंदर आएगा। क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, दे स्पीक अबाउट फ्यूचर इमेजिनेशन। अब फ्यूचर इमेजिनेशन की अगर मैं बात करूं, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि अगर मैं कल दिल्ली गया तो मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप लेकर आऊंगा। तो मैंने ये सेंटेंस बोला। अब देखो, मैंने सेंटेंस लिखा, मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा हूं। मैंने लिखा, अगर मैं दिल्ली गया, इफ आई विल गो टू दिल्ली, I will bring a laptop for you. Laptop for you. If I will go to Delhi, I will bring a laptop for you. If you just look at the sentence, my dear student, ये किसके बारे में बता रहा है? ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है। आप साफ साफ बोल रहे हो कि अगर मैं दिल्ली गया, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं आपके लिए एक लैपटॉप लेकर आऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका फ्यूचर को बता रहा है। तो जब फ्यूचर को बताता है वो आपके फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन? जब आपके फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, जो इफ क्लॉज होता है, इट शुड कम इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट, एंड सेकंड क्लॉज व्हिच इज मेन क्लॉज, इट शुड कम इन फ्यूचर इंडेफिनाइट। वो आपका किसमें आना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनाइट में आना चाहिए। तो आप यहां पर देखेंगे आप, सो इफ आई विल, क्योंकि देखो फ्यूचर, जो फ्यूचर इमेजिनेशन होता है या इफ क्लॉज कभी भी आपका फ्यूचर में नहीं आता है, तो सिंपल बन जाएगा इफ, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आएगा आपका इफ क्लॉज, क्योंकि आप जब फ्यूचर इमेजिनेशन सेंटेंस की बात करते हैं तो इफ क्लॉज आपका प्रेजेंट में आएगा, और बाद वाला जो क्लॉज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनाइट में आएगा। तो बाद वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, आई विल ब्रिंग अ लैपटॉप, क्योंकि फ्यूचर, जो फ्यूचर इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद शेल या आपका विल आएगा, या फिर उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। So if I go to Delhi, I will bring a laptop for you. This is the correct answer. तो ये आपका आंसर इस तरीके से करेक्ट बोला जाएगा, राइट? आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। Now one more example, हम एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं। Now in case of future imagination, let us understand one more example. देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। मैंने लिखा, if you will work hard, you will pass your exam. आपने लिखा कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने एग्जाम को पास कर लोगे। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखो, ये आपका फ्यूचर इमेजिनेशन को बता रहा है। जब आप फ्यूचर इमेजिनेशन की बात करते हो तो जो फर्स्ट क्लॉज होता है वो आपका किसमें आता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आएगा, पहले वाला। और दूसरे वाला क्लॉज जो होता है, जो मेन क्लॉज होता है, वो फ्यूचर इंडेफिनाइट में होता है, जिसमें सब्जेक्ट, विल या शैल आ जाएगा, और उसके बाद V1 आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं। इफ यू विल वर्क हार्ड, एज आई टोल्ड यू, जो फ्यूचर, जो इफ क्लॉज होता है वो कभी भी आपका फ्यूचर में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो विल है वो अननेसेसरी यूज किया गया है। तो होना क्या चाहिए? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास योर एग्जाम इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जो कि आपके फ्यूचर इमेजिनेशन को बात करते हैं, और जब आप फ्यूचर इमेजिनेशन करते हैं तो जो फर्स्ट क्लॉज होगा, जो इफ क्लॉज होगा, इट शुड कम इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट, एंड सेकंड क्लॉज शुड कम इन फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो सेकंड क्लॉज आपका किस में आना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनाइट के अंदर आना चाहिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो विल दिया आपने, यहाँ पर आप कोई भी मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट को शो कर, जो कि फर्स्ट फॉर्म को शो करती है। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर तुम मेहनत करो, अगर तुम मेहनत करोगे तो शायद तुम पास हो जाओ, तो यहाँ पर मैं विल की जगह मे भी यूज कर सकता हूँ, शैल भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं इस तरीके से मे भी यूज कर सकता हूँ। अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे, तो आप मे यूज कर सकते हो, राइट? तो मॉडल वर्ब को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, राइट? आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट जीरो कंडीशन एंड first condition. Zero condition is about
general truth and scientific fact, and first conditional is about future imagination. Okay, so this is all about from my side today. Thank you so much. God bless you all. Stay happy and blessed. And tomorrow I'll continue with second condition. It means present imagination, and third condition, which is past imagination. Thank you. God bless you. Stay happy and blessed, and enjoy your day. Thank you.